अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स एसओसी 101 का चैप्टर नंबर 7 to 12 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 7 का बेसिक टाइटल है सोशल ग्रुप्स। अब इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। जो सोशियोलॉजी है उसमें बेसिकली सोशल ग्रुप को आप कह सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है अंडरस्टैंड करने में इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शंस को। उसके अलावा एक दूसरे से उनके बिहेवियर्स हैं उनको, और एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहा है। फर्दर इसके ये 4 लेसन के ओवरव्यू में दिए गए 5 पॉइंट्स। अब बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ग्रुप। अब इसमें बात ये कर रहे हैं कि एक ग्रुप जो है वो जनरली डिफाइंड है, जो कि एक फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल है। उसके अलावा ये जो डेफिनेशन है ये मेनली सिग्निफिकेंट है, मतलब कि फ़िज़िकल क्लोजनेस मतलब कि है, और नेसेसरी नहीं है कि सोशल इंटरेक्शंस हो या कोई कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप हो। फर्दर ये कि एक मोर साइकोलॉजिकल डेफिनेशन अगर हम इसकी देख लें तो उसमें जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं 2 एसेंशियल एलिमेंट्स में, एक सोशल इंटरेक्शन और दूसरा कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप है। और जो ग्रुप है ये फॉर्म किया जाता है इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें वो इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। फर्दर ये कि इनमें डिस्टिंक्शंस होती हैं बिटवीन कैटेगरीज, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, कुछ होते हैं कि जो नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं। दूसरा क्राउड जो कि टेम्परेरी क्लस्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, जो कि इंटरेक्ट करते ही नहीं है। और थर्डली जो ग्रुप है वहाँ पर इंटरेक्शन और मेंबरशिप कॉन्शियस होती है और वो प्रेजेंट होता है। फर्दर इसमें उन्होंने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स के बारे में। अब यहाँ पे इसके बेसिक 2 ग्रुप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। अब बेसिकली जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्मॉल सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है पर्सनल चीज़ों से, मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। उसके अलावा ये इंड्यूर करते हैं रिलेशनशिप्स को। प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं टिपिकली वो इंटीमेट होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, इमोशनली सिग्निफिकेंट होते हैं। इनफॉर्मल लाइक इन सेंस कि वो आपके फैमिली के साथ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स से रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं आपकी फैमिली, जो मैंने पहले कहा, क्लोज फ्रेंड आ सकते हैं, प्ले ग्रुप्स और प्राइमरी ग्रुप्स वो प्रोवाइड करते हैं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को और बिलोंगिंगनेस को। सेकेंडली इसमें डिस्कस किया गया सेकेंडरी ग्रुप को। सेकेंडरी ग्रुप जो बेसिकली वो लार्जर होते हैं और ये मोर इम्पर्सनल सोशल ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली फॉर्म किए जाते हैं एक पर्पज़ है किसी एक्टिविटी के लिए। और जो मेंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं उनका जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, इंट्रैक्शन बेस्ड होता है, जिसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को शेयर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लो तो आप वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैं, एकेडमिक क्लासेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सेकेंडरी ग्रुप जो है बेसिकली गोल ओरिएंटेड होते हैं। फर्दर उन्होंने बात की है इसमें इन ग्रुप और आउट ग्रुप की। जो इन ग्रुप्स हैं उसमें जो सोशल ग्रुप, इन ग्रुप बेसिकली जो है वो एक सोशल ग्रुप है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं लोग जो कि बिलोंग करते हैं और जो कि आइडेंटिफाइड होते हैं। बेसिकली इसमें जो ग्रुप्स हैं इसमें लॉयल्टी और इस्टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मेंबर्स के लिए। फर्दर उन्होंने आउट ग्रुप की बात की है। सो आउट ग्रुप जो है ऑन द अदर हैंड उसको आप कह सकते हैं कि सोशल ग्रुप है जो कि इंडिविजुअल्स के साथ एसोसिएट नहीं होता, और उसके अलावा इसमें एक सेंस होती है कंपटीशन की, ऑपोजिशंस की बिटवीन इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। फर्दर बात की गई है इसमें ग्रुप साइज़ की। सो ग्रुप साइज़ जो वो प्ले करता है क्रूशियल रोल आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइन करने में नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस को एक ग्रुप के अंदर। इसमें स्मॉलर ग्रुप्स जो होते हैं वो मोर इंटेंस और पर्सनल रिलेशनशिप्स वाले होते हैं बट लेस स्टेबल होते हैं। और जो मतलब कि डाइट्स हैं उसमें ग्रुप ऑफ 2 लोगों का होता है और एक ट्राइड्स है जिसमें कि 3 लोगों का ग्रुप होता है। फर्दर उन्होंने ग्रुप साइज़ में ये भी बात की है कि एक ग्रुप जो है वो ग्रो मतलब अगर लार्जर है तो वो बिकम एक मोर स्टेबल ग्रुप बन सकता है। और उसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस हो सकता है डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ पर्सनल इंटरेक्शंस की। उसके बाद वो बात करें रेफरेंसेस ग्रुप की। सो रेफरेंस ग्रुप जो है वो सोशल ग्रुप और इंडिविजुअल्स को सर्व करता है डिफरेंट पॉइंट्स पर। इन सेंस आप इसको कह सकते हैं कि जो रेफरेंस ग्रुप है हमारा वो लाइक जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना मतलब कैलकुलेशन और डिसीजंस वगैरह बनाते हैं तब। उसके अलावा जो है ये मॉडल ऑफ बिहेवियर में यूज़ होता है आइडियल्स टू इंस्पायर करने में। उसके अलावा सोर्स ऑफ कंपैरिजन है रेफरेंस ग्रुप जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड्स को और बिहेवियर्स को।
फर्दर इसमें डिस्कस किया गया है स्टीरियोटाइप्स के बारे में। सो स्टीरियोटाइप्स इन सेंस कह सकते हैं कि एग्जेजरेट करती है। बेसिकली जो स्टीरियोटाइप्स है वो एग्जेजरेट कर रही है हमारे डिस्क्रिप्शंस को, जनरलाइजेशंस को, जो कि अप्लाई कर रहे हैं हम इंटायर कैटेगरी पे लोगों की। उसके अलावा जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो बेस करते हैं करैक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि जेंडर है, एथेंटिसिटी है, इस किस्म के जो हमारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन उन पर बेस करती है। और सोशल डिस्टेंस की बात कर लें तो जो सोशल डिस्टेंस है वो एक प्रेजुडिस है जो कि क्लोजली पीपल्स के लिए विलिंग करता है कि वो इंटरेक्ट करें लोगों के साथ सम कैटेगरीज में। फर्दर ये है नेटवर्क्स का पॉइंट्स। नेटवर्क्स में वो कह रहे हैं कि एक वेब है जो कि वीक सोशल टाइज है, इसमें कैरेक्टराइज किया जाता है ओकेजनल कॉन्टैक्ट को, और लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग बाउंड्स होते हैं इसमें, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी काफ़ी कम होती है। उसके अलावा इसको आप इस एज अ कोहेसिव ग्रुप नहीं कह सकते। नेटवर्क जो है वो स्टिल एक फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन और कनेक्शन इंडिविजुअल्स का। लास्टली इसमें उन्होंने बात की है इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़ की। सो इसमें बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि जो एडवेंट इंटरनेट का जो एडवेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस है, वो मतलब कि राइज अप कर रहा है एक न्यू टाइप ऑफ ग्रुप को, जिसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़ में होता ये है कि जो लोग होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को प्राइमरी ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड शेयर इंटरेस्ट के थ्रू। उसके अलावा ये जो ग्रुप है इंटरेक्शंस मतलब बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है, लाइक सोशल कनेक्शंस को क्रिएट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, और फॉर्म करता है रिलेशनशिप्स को, इवन वो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी रखते हों या ना रखते हों। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया गया है। फर्स्टली जो इसमें टाइप्स डिस्कस की गई हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की। अब बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सेकेंडरी ग्रुप है, लार्ज सेकेंडरी ग्रुप है, जो कि डिज़ाइन करता है अचीव करने में स्पेसिफिक गोल्स को एफिशिएंटली। उसके अलावा इसको करेक्टराइज किया जाता है रैशनलाइजेशन के साथ, जिसको एम्फेसाइज करते हैं रूल्स, एफिशिएंसीज और पर्टिकुलर रिजल्ट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्ले कर रही है ये मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल्स पर, एजुकेशन पर, वर्क प्ले पर, इंटरेक्शन करने में दूसरे के साथ। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें बिजनेस कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं। फर्दर अब इसकी टाइप्स है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर फॉर्मल टाइप्स देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की गई है यहाँ पे यूटिलियन ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो लोग हैं वो बेसिकली प्राइमरीली उनका जो और एम होता है वो होता है टू अर्न इनकम, और ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपने एसेंशियल लिवहुड्स को बेसिकली जो है वो बना सकें और एक अच्छी लाइफ, एक वेल लाइफ गुजार सकें। अब इसमें बिजनेस एंटरप्राइजेज आ सकते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ रिसीव करते हैं सैलरीज और वेजेस, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करती है। अब सेकेंडली जो है नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन सेंस आप कह सकते हैं कि फॉर्म करती है और ये बेस होते हैं सोशल मॉरल गोल्स पर और वैल्यूज़ पर अदर देन द फाइनेंशियल गेन। मतलब कि फाइनेंशियल गेन पे बेस नहीं करती है, मॉरल वैल्यूज़ पर और मॉरल गोल्स पर बेस करती है। उसमें जो पार्टिसिपेंट है ऑर्गेनाइजेशन के वो बिलीव करते हैं कि परसू करना मॉरल वर्थवाइल ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें एग्जांपल्स इंक्लूड जैसे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियरल ग्रुप्स हैं, सोशल एक्शंस और मूवमेंट्स हैं। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम्फेसाइज करती हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, अलाउ करती हैं मेंबर्स को कि वो एक डिसीजन मेकिंग ले सकें प्रॉपर तरीके से, मतलब एक डिसीजन मेकिंग में वो इम्पोर्टेंस रख सकें। फर्दर इसमें बात की गई है कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशंस की। सो कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन इन सेंस के इसमें इनवॉलंटरीली मेंबरशिप्स और स्ट्रिक्ट कंट्रोल है ओवर द मेंबर्स बिहेवियर। इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे स्ट्रिक्ट मेंबर्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। उसके अलावा जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसका एग्जांपल जिसमें आप दे सकते हैं प्रिजन्स हैं, साइकाइट्रिक्स हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री जो यूनिट्स हैं उनको। मेंबरशिप जो है वो कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी जो कि लीड करते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के इंडिविजुअल्स और सेल्फ कॉन्सेप्ट। फर्दर यहाँ पे बात की गई है ब्यूरोक्रेसी की। सो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मॉडल इन सेंस आप कह सकते हैं कि लाइक
जो है वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस देती है, कॉम्प्लेक्स टास्क को लेके ऑपरेट करती है, रैशनल प्रिंसिपल्स को और फोकस करती है, अचीव करने में ऑब्जेक्टिविटी, इफेक्टिव एफिशिएंटली। बेसिकली जो एफिशिएंट तरीके से ऑब्जेक्टिव जो उनको अचीव करने में वो काफ़ी फोकस करते हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में पाई जाती हैं। उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लें वो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया गया है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टिपिकल ब्यूरोक्रेसी। अब इसमें स्पेशलाइजेशन का पहला पॉइंट है जो कि जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है डिवीजन ऑफ लेबर में, जिसमें ईच मेंबर जो है उसके पास एक स्पेसिफिक रोल और टास्क होता है जो कि उसे प्ले करना होता है, मतलब कि जो उसे पूरा करना होता है। स्पेशलाइजेशन अलाउ करती है कोऑर्डिनेशंस को और अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। सेकेंडली बात की गई है इधर हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लियर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी के लिए होता है। ईच लेवल जो है वो सुपरवाइज करता है अपने से नीचे वाले को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्लो होता है, अपवर्ड फ्लो कह लें या डाउनवर्ड फ्लो कह लें। उसके अलावा स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करते हैं पैरामिड को, और उसके अलावा इंडिविजुअल जो है वो हायर पोजीशंस पर जो होते हैं वो कम होते हैं। फर्दर डिस्कस किया गया इसमें रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिले करती है रैशनल चीज़ों में, मतलब कि इसमें रिटन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्न करते हैं ऑपरेशंस को, और उसके अलावा ये इंटरनल फंक्शन इंटरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो टेंड करती है, कम्युलेट करती है एक लार्ज नंबर ऑफ रूल्स के साथ। टेक्निकल कॉम्पिटेंस की बात कर लें फर्दर, से टेक्निकल कॉम्पिटेंस में वो कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक्सेप्ट करती हैं कि मेंबर जो है वो पोजेस करें टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज को रिक्वायर होता है उनके रोल्स के लिए। जो परफॉर्मेंसेज होते हैं वैल्यूएट करती हैं बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस पर अदर देन पर्सनल फेवरेटिज्म। फर्दर यहाँ पे डिस्कस किया गया है इम्पर्सनैलिटीज़ के बारे में। सो इम्पर्सनैलिटी इन सेंस जो ब्यूरोक्रेसीज होती हैं वो प्रायोरिटाइज करती हैं, धीर करती हैं और पर्सनल प्रेफरेंसेस को जो मेंबर्स हैं वो मतलब कि अलाइंसेस को अलाउ करते हैं, इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिकली अलाउ नहीं करते वो। उसके अलावा जो इम्पर्सनैलिटीज़ है वो इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट को क्लाइंट के वर्कर के। लास्टली इसमें पॉइंट यूज़ किया गया है फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन। ब्यूरोक्रेसीज जो है वो रिले करते हैं फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशंस में, जैसे कि मेमोज है, रिपोर्ट्स हैं, और ये जो फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस है एक्यूमुलेट करते हैं एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स ओवर द टाइम। फर्दर अब इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें मेन 3 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्यूरोक्रेसी एलिटेशन। अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो डीह्यूमनाइज करे इंडिविजुअल्स को कि वो प्रायोरिटाइज बेसिकली वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग अफेक्टिव और पर्सनल नीड्स और वो डीह्यूमनाइज करे इंडिविजुअल्स को। पर्सनल नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो वो लीड करे एलिटेनेशन को, जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है वो लाइक वो रिप्लेसेबल पार्ट फील कर रहे हैं एक लार्ज मशीन की वजह से। बेसिकली जो रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं रोबोट्स की ह्यूमंस के ऊपर उसकी डिस्कशंस की जा रही हैं। सेकेंडली जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज एंड रिचुअलिज्म। अब जो इसमें बेसिकली इनएफिशिएंट है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो इनएफिशिएंट हो जाती हैं क्योंकि एक्सेसिव रेड टेप आ जाता है, रिचुअलिज्म आ जाता है, रिचुअलिज्म इन्वॉल्व होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होता है, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, और उसके अलावा ये हिंडर करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। लास्टली डिस्कस किया गया इसमें ब्यूरोक्रेटिक्स इनर्शिया। सो इसमें आप कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिजिस्ट करती हैं तब भी जब ओरिजिनल पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाता है। उसके अलावा जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसीज हैं वो विद इन द परपेचुएट वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उसके अलावा इनकी जो नीड है वो लॉन्गर नहीं होती। फर्दर ये कि चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 जो है वो एक ही टॉपिक पे है, कल्चर पर, वो कॉन्टीन्यूड चैप्टर्स हैं, तो मैं उनको कलेक्टिवली डिस्कस करने लगी हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कल्चर हैक का। जो कल्चर है बेसिकली वो इनकम्पस करता है एंड मतलब के वे ऑफ लाइफ को, जिसमें कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो वे ऑफ लाइफ है उसको इंटायरली वो इनकम्पस कर रहा है। उसके अलावा कंसिस्ट करता है टैंगेबल और इनटैंगेबल दोनों किस्म के एलिमेंट्स पे जो कि शेप करते हैं इंडिविजुअल्स की लाइफ सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा उनकी थिंकिंग को, बिहेवियर्स को और उनकी इंटरेक्शंस को। बेसिकली अगर आप टैंगेबल की बात करें तो टैंगेबल हम कह सकते हैं मटेरियल चीज़ें, और जो इनटैंगेबल है उसको आप कह सकते हैं नॉन मटेरियल चीज़ें।
अब फर्दर यहाँ पे डिस्कस किए गए कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डिस्कस किया मटेरियल कल्चर को। तो मटेरियल कल्चर आप कह सकते हैं कि इसमें इंक्लूड होते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि क्रिएट किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं सोसाइटी से, जैसे कि इसमें टूल्स आते हैं, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, क्लोथिंग और आर्ट। और मटेरियल कल्चर रिफ्लेक्ट करता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को डेली लाइफ के। उसके अलावा सेकेंडली डिस्कस किया गया यहाँ पे नॉन मटेरियल कल्चर के बारे में। नॉन मटेरियल कल्चर में आप कह सकते हैं जो कि इंटेंगिबल कल्चर्स हैं। सो ये कंसिस्ट करते हैं बेसिकली इंटेंगिबल एलिमेंट्स पे, जैसे कि बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजीज़ हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये गाइड करती हैं इंडिविजुअल्स को कि वो अंडरस्टैंड करें और इंटरेक्ट करें विद इन द वर्ल्ड और उसके अराउंड देम। अब थर्डली इसमें जो पॉइंट डिस्कस किया गया है बेसिकली वो है वैल्यूज़ का पॉइंट। अब वैल्यूज़ इन सेंस आप कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो एक फंडामेंटल बिलीफ है, एक प्रिंसिपल जो कि गाइड करती है और जज करती है एक्शंस को। उसके अलावा ये रिप्रेजेंट करती है कि जो कंसीडर जो चीज़ डिज़ायरेबल गुड्स जो है वो उसे कंसीडर करती है। उसके अलावा इम्पोर्टेंस जो सोसाइटी की इम्पोर्टेंस है उसको भी कंसीडर करी है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑफन सर्व करते हैं एज अ फाउंडेशन फॉर द नॉर्म्स एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बात की है, अब बेसिकली इसको डिस्कस कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं डू नॉन ह्यूमन हैव कल्चर। और बेसिकली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नॉन ह्यूमन्स हैं वो गाइड करते हैं इंस्टिंक्टिव चीज़ों को। उसके अलावा जो ह्यूमंस हैं वो गाइड करते हैं कल्चर्स को, जो कि रेफर करते हैं सोशल प्रोग्रामिंग से। कल्चर लर्न होता है, शेयर होता है, ट्रांसमिट होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है। इन सेंस आप कह सकते हैं यूनिवर्सलिटी होता है कल्चर में, और वेरिएबिलिटी मतलब कि कल्चर मतलब चेंज होता रहता है लाइक एरिया टू एरिया। अगर हम देख लें पंजाब में, तो पंजाब में भी इवन डिफरेंस ऑफ कल्चर है, काफ़ी ज़्यादा कल्चर्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। ओवर द वर्ल्ड भी यही तरीका। फर्दर ये कि ट्रांसमिट अगर आप ले लें, ट्रांसमिट या शेयर इन सेंस वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो कल्चर है वो ट्रांसमिट है, मतलब कि अब एक इंसान का जो कल्चर है, अब जैसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कल्चर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, लोगों दूसरों के कल्चर का पता चलता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वेरिएबिलिटी है, मतलब कि जो कल्चर है वो चेंज होता जा रहा है। अब फर्दर यहाँ पे उन्होंने बात किया कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की जिसे उन्होंने पहले डिस्कस किया। यूनिवर्सलिटी मतलब कि कल्चर यूनिवर्सल है सोसाइटीज़ के लिए। वेरिएबिलिटी है मतलब कल्चर के पैटर्न्स हैं जो वेरी करते हैं विद इन द सोसाइटी। और लर्न है मतलब जो कल्चर है वो एक्वायर करता है थ्रू इंटरेक्शंस, और उसके अलावा इनहेरिटेड बायोलॉजिकली नहीं होता। शेयर्ड है, दैट्स मीन जो कल्चर है वो किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिकली ये जो है इंडिविजुअल्स की लाइक शेयर्ड है, इंडिविजुअल्स में किसी भी सोसाइटी में ये शेयर्ड है। ट्रांसमिट को देख लें, सो कल्चर जब वह पास करता है एक फॉर्म से, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और चेंजिंग जो है वो कल्चर को चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, अडेप्ट करता रहता है डिफरेंट चेंजिंग्स को अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। फर्दर यहाँ पर वो बात कर रहे हैं थ्री सिमिलर टर्म्स की, कल्चर, नेशन एंड सोसाइटी। बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ना कल्चर जो है वो रेफ़र कर रहा है हमारी शेयर्ड वे ऑफ लाइफ को। नेशन जो है वो रेफ़र कर रहा है पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जो कि डिफ़ाइन कर रही है बॉर्डरली। और सोसाइटी है उसको बेसिकली जो सोसाइटी का थर्ड पॉइंट है इसमें वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ एक नेशन में और एक बाउंड्री में। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर को। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर इन सेंस कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंबल। सिंबल जो है वो साइन है जो कि कन्वे करता है मीनिंग्स को, रिकॉग्नाइज करता है एक शेयर कल्चर को। सेकेंडली बात की गई लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम ऑफ सिंबल जो कि इनेबल करती है कम्युनिकेशन को, इवन कि हम सोच भी नहीं सकते लैंग्वेज के बगैर। अगर हमारे पास कोई ज़ुबान ना हो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड में इस टाइम 7000 लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं। फर्दर वो बात कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज़ की नेक्स्ट चैप्टर में। सो वैल्यूज़ इन सेंस आप कह लें कि ये कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ डिज़ायरेबिलिटी, मतलब कि जो डिज़ायरेबिलिटी है हमारी गुडनेस है या ब्यूटी है उनकी, ये बेसिकली एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड है। नेक्स्टली बात की गई है यहाँ पे बिलीव्स की। सो बिलीव्स में आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है जो कि लोग कंसीडर करते हैं कि वो गलत है या सही है। नॉर्म्स जो है वो रूल्स और एक्सपेक्टेशंस जो कि गवर्न किए जाते हैं बिहेवियर के थ्रू। उसके अलावा मोर्स की बात की गई है नेक्स्टली।
अब मोर्स को आप कह लें कि ये रिलेट करते हैं एसेंशियल मॉरल कंडक्शंस के साथ, लाइक जो कि आपके नॉर्म्स हैं वो एक मॉरल कंडक्शन दे रहे हैं या एक वो मॉरली ठीक है या नहीं। फोकवेज जो है वो नॉर्म्स को गवर्न करती हैं। रूटीन का मतलब जो कैजुअल इंटरेक्शंस है फोकवेज उनमें ऐड कर सकते हैं। फर्दर उन्होंने बात किया आइडियल कल्चर एंड रियल कल्चर की। जो आइडियल कल्चर आप कह सकते हैं कि एक कल्चर जो कि आप अपनाना चाहते हैं, मतलब कि कल्चर पैटर्न या उसकी जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो कि आप चाहते हैं कैसा कल्चर होना चाहिए। और रियल कल्चर जिसमें आप एग्जिस्ट करें, मतलब कि जो एक्चुअल जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर आप परफॉर्म करें अप्रोक्सीमेटली। आइडियल कल्चर जो है वो जो है वो इतना मतलब कि नहीं अभी तक आया, लाइक कि अब आप एक कल्चर की इमेजिनेशन करते हैं कि कल्चर में ये होना चाहिए ऐसे, मतलब लाइक एक अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तो दिस इज़ कॉल्ड आइडियल कल्चर। बट जिस कल्चर में आप रह रहे हैं मिस मैनेजमेंट में, उसको आप कहेंगे रियल कल्चर। सेकेंडली यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर के बारे में। सो मटीरियल कल्चर इंक्लूड करता है टेंजेबल एलिमेंट्स को, जैसे कि मटीरियल एलिमेंट्स को। उसके अलावा नॉन मटीरियल कल्चर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं टेंजेबल एलिमेंट्स पे, जैसे कि वैल्यूज़ और बिलीफ है। फर्दर उन्होंने बात की कल्चर डाइवर्सिटी की। सो जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ में लीड करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी को एक बिटवीन सोसाइटीज़। और कल्चर डाइवर्सिटी इनकम्पस करती है वेरिएशंस को मैरिजेस में, फैमिलीज़ में, रिलीजन्स में, एजुकेशन और इनके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों में। फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में वो बात कर रहे हैं हमारे कल्चर बाय सोशल क्लास की। सो कल्चर बाय सोशल क्लास इन सेंस जो सोशल क्लास है वो एग्जिबिट करती है डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीव्स को, जो कि लीड करते हैं डिस्टिंक्शंस को कल्चर पैटर्न्स में। उसके अलावा हाई कल्चर्स होते हैं पॉपुलेशंस और कल्चर ऑफ पॉवर्टी और क्या मतलब ये सारे पॉइंट्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। फर्दर वो बात कर रहे हैं सब कल्चर की। जो सब कल्चर बेसिकली आप कह सकते हैं कल्चर जो कि एक सेट है डिफरेंट कल्चर्स का, जो कि सेगमेंट्स है सोसाइटी पॉपुलेशंस का। अब इसमें एग्जांपल इंक्लूड है स्टूडेंट सब कल्चर में और बिजनेस है सब कल्चर्स के। मल्टीकल्चरिज्म को डिस्कस किया गया। मल्टीकल्चरिज्म में जो है कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो प्रमोट करती हैं मल्टीकल्चरिज्म को, जो कि रिकोगनाइज करती हैं और वैल्यू देती हैं कल्चर डाइवर्सिटी को एक सोसाइटी में। काउंटर कल्चर जो है इसमें जो इस बेसिकली सब कल्चर की एक टाइप है जो कि एक्टिवली अपोज करते हैं डोमिनेंट कल्चर्स पैटर्न को। कल्चर चेंज अब ले लें नेक्स्टली। सो कल्चर चेंज जो है वो इन्वॉल्व करती है अल्टरनेशन को कल्चरल पैटर्न्स के ओवर द टाइम। और इसमें जो है इन्वेंशन, डिस्कवरी और डिफ्यूजन जो है वो इसका रिजल्ट भी बन सकती है, मतलब कि इनकी वजह से भी जो कल्चर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। कल्चरल लैग की बात की गई है नेक्स्टली। सो कल्चरल लैग इन सेंस आप कह लें कि रेफ़र करती है अनइवन रेट्स ऑफ चेंज बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चरल एलिमेंट्स को। उसके अलावा ये लीड करती है डिस्पर्टेशन को विद इन द सोसाइटी। अब फर्दर उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया कॉजेज़ ऑफ कल्चरल चेंजेस। सो कॉजेज ऑफ कल्चरल चेंजेस आप लाइक इसमें कह सकते हैं कि जो कल्चर चेंजेस हैं ये रिजल्ट आता है इन्वेंशंस का, डिस्कवरीज और डिफ्यूजन्स बिटवीन सोसाइटीज़ की वजह से जो कल्चर चेंजेस काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा कल्चर्स ह्यूमन फ्रीडम की बात की गई है यहाँ पर। सो कल्चर ह्यूमन फ्रीडम में आप कह सकते हैं कि ये इंक्रीज़ करता है ग्लोबल इंटरेक्शन को, जो कि इकनॉमिक कम्युनिकेशन और माइग्रेशन को कंट्रीब्यूट करती है। और उसके अलावा कल्चर सिमिलैरिटीज़ को और जो कल्चर डिफरेंसेस है इंटरप्रेट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की है कल्चर एंड ह्यूमन फ्रीडम की। सो जो कल्चर है वो कॉन्सेंट्रेट है और इनेबल करता है ह्यूमन बिहेवियर्स को, एक्ट करता है एज अ फ्रेमवर्क विद इन द इंडिविजुअल्स और ऑपरेट करता है इसको। अब यहाँ पे इसमें फर्दर कुछ डिस्कस किया गया है वो है एंथ्रोसेंट्रिज्म को, जिसमें कि बेसिकली कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करता है जज करने के अदर कल्चर्स को उनके स्टैंडर्ड्स पर, मतलब कि किसी के कल्चर को आप अपने स्टैंडर्ड्स पर जज करें। दूसरा जो है एक्सेंट्रिज्म, इसमें वो कंसीडर करते हैं अदर कल्चर्स को सुपीरियर टू वंस, मतलब कि इसमें अपने कल्चर को इन्फीरियर और दूसरों के कल्चर को सुपीरियर किया जाता है। कल्चर रिलेटिविज्म देख लें। सो प्रैक्टिस करते हैं इसमें जज करने के कल्चर को अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा उसके जो पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं उसको भी लाइक वो राइट है या रॉन्ग उसको। फर्दर ये कि ग्लोबल कल्चर जो है टुडे जो मतलब कि अब जो कल्चर बेसिकली चल रहा है वर्क डायनामिक और परसिवेसिव फोर्स है सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करने मेरे एस्पेक्ट्स को, ह्यूमन लाइफ के इंटरेक्शंस को। उसके अलावा
एसेंशियल अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड उनकी जो एवोल्यूशन है उसको। चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस किया गया सोशलाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। सो बेसिकली जो लेसन है ये फोकस कर रहा है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे, इंटरप्ले कर रहा है मतलब बिटवीन नेचर एंड न्यूचर के। उसके अलावा अब इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया है पॉइंट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन नेचर एंड न्यूचर। सो बेसिकली जो नेचर है उसके कॉन्सेप्ट जो कि एम्फोसाइज करती है रोल ऑफ हेरिडिटी को और जेनेटिक्स को ह्यूमन डेवलपमेंट पे, सजेस्ट करती है सर्टेन फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को जो कि इनहेरिट करते हैं फ्रॉम वन बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अब नेचर जो है इनकम्पस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, सर्टेन इनटेट और एबिलिटीज़ है, इंक्लिनेशन की बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन जो कि व्यू पॉइंट करती है प्रीवलेंस को लेट 19th सेंचुरी में, आर्ग्यू करती है ह्यूमन बिहेवियर्स की पर्सनालिटीज़ को प्राइमली डिटरमाइन करती है इनबॉर्न फैक्टर्स को। अब सेकेंडली जो हमारे पास पॉइंट है नेचर का, इन कंट्रास्ट अगर देखें तो जो नेचर है वो पर्सपेक्टिव एम्फोसाइज करती है इन्फ्लुएंस का, मतलब एनवायरनमेंट पे जो इन्फ्लुएंस है उसको एम्फोसाइज करती है, सोशल इंटरेक्शंस को देखती है और कल्चरल फैक्टर्स को ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो फोकस कर रहे हैं उनको देखती है। फर्दर ये करती है, ये पोजेस करती है ह्यूमंस लाइक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको पोजेस करती है, लाइक वो लर्न है या इंस्टिंक्टिव है। जब लोग एक्वायर करते हैं बिहेवियर्स को, बिलीव्स को, वैल्यूज़ को थ्रू द इंटरेक्शन विद देयर सराउंडिंग्स। फर्दर ये कि सोशल कल्चर जो है डिटरमाइन करता है एक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव को 20th सेंचुरी में, जो कि हाईलाइट कर रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट को शेप करने में ह्यूमन बिहेवियर को। नेचर और नेचर की जो इंटरेक्शंस अगर उनको देख लें, इंटरेक्शन इनकी, सो कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग है जो कि एक्नॉलेज करती है बोथ नेचर और नेचर कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। जेनेटिक में इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेड्स जैसे कि हाइट है, इंटेलिजेंस है या टेम्परामेंट है, और उसके अलावा दूसरे जो ट्रेड्स हैं उनको मैनिफेस्ट कर जैसे कि इसमें इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो कि कल्चर और नॉर्मल सोशलाइजेशंस में इंक्लूड होते हैं। फर्दर वो बात कर रहे हैं सोशल आइसोलेशन की। तो सोशल आइसोलेशन इन टर्म्स आप कह सकते हैं कि ये जो लेसन है ये डिस्कस कर रहा है इसको लाइक एक ट्रैजिक केसेस के तौर पर चिल्ड्रंस के जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशंस को और निगलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें 3 नोटेबल केसेस हैं, एक आना है, एक इजाबेला और एक जैनी है, जो कि आइसोलेट कर रहे हैं सोशल इंटरेक्शंस को ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। फर्दर ये कि जो केस है ये हाईलाइट करता है क्रिटिकल रोल्स को सोशल एक्सपीरियंसेस में ह्यूमन डेवलपमेंट के। उसके अलावा ये ह्यूमंस जो हैं वो रिकवर करते हैं एक शॉर्ट टर्म एब्यूज और आइसोलेशंस में, और उसके अलावा ये जो पॉइंट है ये प्रोलॉन्ग करता है आइसोलेशंस को इन्फेंसी में, जो कि इरिवर्सिबल डेवलपमेंट डैमेजेस की वजह से कॉज होता है। फर्दर डिस्कस किया गया प्रोविजंस ऑफ लर्निंग सिचुएशन। सो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो रिलाई करती है प्रोवाइड करने पर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को, सोशल एक्सपीरियंसेस को प्राइमली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब सेकेंडली डिस्कस किया गया इसमें लर्निंग सिचुएशंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की जाती हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, स्पेशली जो वो फैमिलीज़ में जो कि जब चिल्ड्रंस ऑब्जर्व करते हैं और लर्न करते हैं बिहेवियर अपने फैमिली मेम्बर्स से। उसके अलावा गाइडेंस जो है इसमें एक पॉइंट इसका दिया गया क्योंकि गाइडेंस एक एसेंशियल पॉइंट है। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो अपन प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस को, करेक्शंस को, एनकरेजमेंट को चिल्ड्रंस के लिए ताकि वह एक्वायर करें नॉलेज और स्किल्स को। बिहेवियर कंट्रोल इन्वॉल्व होता है जो कि रिवॉर्ड करता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स और पनिशमेंट्स को, जो कि लाइक कल्चरल नॉर्म्स के अगेंस्ट आता है। इसके अलावा रीइंफोर्स करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस को, अलाइन करता है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस को। फर्दर ये कि जो एक्शंस हैं सोशलाइज, उसके बाद वो डिस्कस कर रहे हैं एक्शंस बाय सोशलाइजर्स। सो यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस ये कर रहे हैं एक्शन बाय सोशलाइजर्स में हम कह सकते हैं कि हाँ लाइक इसमें 3 पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस का, एक्सपेरिमेंटेशंस का और एडजस्टमेंट का। अब जो लिमिटेशंस है उसमें चिल्ड्रन जो है वो मिमिक करते हैं अपने बिहेवियर्स को दूसरों के साथ। उसके अलावा इसमें इंक्लूड होते हैं हमारी लैंग्वेज, मूवमेंट्स और सोशल इंटरेक्शंस। एक्सपेरिमेंटेशंस में प्रेसिडेंस है प्राइमरी ग्रुप्स के पेरेंट्स और पीयर्स के इंडिविजुअल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं रोल्स और बिहेवियर्स को, जो कि
फीडबैक के लिए और एवोल्यूशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एडजस्टमेंट को देख लें तो ये बेस करता है फीडबैक और एवोल्यूशंस पे। इंडिविजुअल जो है वो एडजस्ट करते हैं अपने बिहेवियर्स को, जो कि ग्रेजुअली डेवलप होता है उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट में, जिसमें इंक्लूड होती हैं आपके अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी एंड रोल इन सोसाइटी। लास्टली इसमें डिस्कस किया गया है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। तो बेसिकली अब इसमें वो कह रहे हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि इंडिविजुअल डेवलप करते हैं ह्यूमन पोटेंशियल रिक्वायर करते हैं पैटर्न थ्रू देयर कल्चर्स, और ये इनकम्पस करता है बहुत नेचर और न्यूचर को, जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं बोर्न करते हैं एक सर्टेन पोटेंशियल के साथ न्यूचर और डेवलप करता है सोशल एक्सपीरियंसेस को और इंटरेक्शंस को। अल्टीमेटली जो सोशलाइजेशन है वो प्रोसेस करती है हेल्प आउट करने में इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट को, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर अंडरस्टैंड करती है सोसाइटी का रोल, एक इंडिविजुअल किस तरीके से सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है उसको भी हाईलाइट करती है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। सो आने वाली वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहें, सब्सक्राइब